बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज का टॉपिक जो है ये बहुत सारे फार्मर्स का जो है, ख़ासतन जो हो छोटे फार्मर हैं उनका इशू होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम अच्छे एनिमल्स जो हैं डिफरेंट फार्म से लेते हैं, बट वो एनिमल्स वहाँ पे तो परफॉर्म कर रहे होते हैं, अच्छा दूध दे रहे होते हैं, अच्छी उनकी हेल्थ होती है, लेकिन जब छोटा फार्मर अपने लोकेशन पे लेके जाता है तो वो एनिमल जो हैं वहाँ पर परफॉर्म नहीं करते। समटाइम वो आपको मिल्क उतना नहीं देते और डिफरेंट बीमारियाँ जो हैं वो उन पे अटैक करती हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे कि एक छोटा फार्मर जो है वो किस तरह जो है इस तरह के एनिमल्स को, टॉप लेवल के एनिमल्स को जो है वो अपनी जब लोकेशन पे ले जाते हैं तो उनको कैसे वो मेंटेन रख सकते हैं, कैसे उनकी प्रोडक्शन जो है उसको मेंटेन रख सकते हैं, कैसे डिफरेंट बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब आप एक टॉप जेनेटिक्स का एनिमल लेते हैं जो कि क्वालिटी वाइज और जेनेटिकली वाइज बहुत टॉप का होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एनिमल अगर टॉप क्वालिटी का, टॉप जेनेटिक्स का है तो वो आपको अच्छा परफॉर्म करके देगा। उसके लिए आपको फुल प्रोडक्शन लेने के लिए, फुल उसकी आउटपुट लेने के लिए दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी रिलाय करती हैं उस पर। तो उसमें हम अगर कैटेगराइज करें तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आपकी आती है न्यूट्रिशन। जब भी टॉप जेनेटिक्स का एनिमल होता है, अब उसमें पोटेंशियल है कि वो आपको टॉप लेवल की प्रोडक्शन दे सकता है, टॉप लेवल का आपको जो है प्रॉफिट दे सकता है। बट अब यहाँ इशू ये आता है कि हमने उससे वो लेना कैसे है। तो उसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ आती है वो उसकी खुराक आती है। तो अगर आप उसकी जेनेटिक के लेवल की, उसकी पोटेंशियल के लेवल पे जाके उसकी न्यूट्रिशन पूरी करेंगे, खुराक पूरी करेंगे, तो वही एनिमल फिर अपनी पोटेंशियल के हिसाब से आपको प्रोडक्शन जो है वो देगा। ख़ास करके अगर हम दूध की बात करें तो वो दूध फिर उस लेवल का देगा। अब होता क्या है कि अगर एनिमल के पोटेंशियल है 60-70 लीटर देने का, लेकिन अगर आप उसकी खुराक जो है वो प्रोवाइड उसको नहीं करते उस लेवल की जो उसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनिमल कभी भी 70 लीटर या 60 लीटर को मेंटेन नहीं रख सकता। वो एनिमल क्या होगा, आप ले जाएंगे तो दिन ब दिन वो नीचे आता जाता जाएगा और साथ अपनी जो है बॉडी कंडीशन है उसको भी लूज करता जाएगा, यानी कमज़ोर होता जाएगा। तो अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप किसी भी फार्म से लेके जाते हैं जो कि एक कमर्शियल फार्म है या कॉरपोरेट फार्म है, तो वो लोग अपनी फीड जो है वो बहुत बैलेंस देते हैं, उस पर प्रॉपर वर्क करते हैं, उसमें उसकी बुनियादी जो ज़रूरियात होती हैं जानवर की वो पूरी करते हैं, जिसकी बेस पे वो एनिमल वहाँ पे जो है वो अच्छा दूध दे रहा होता है। लेकिन जब आप अपनी जगह पे लेके जाते हैं तो आप उस खुराक को जब मेंटेन नहीं करते तो वही एनिमल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है और साथ साथ कमज़ोर होना भी शुरू हो जाता है। तो फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमें एनिमल अच्छा नहीं मिला। इस बात को बहुत समझने की ज़रूरत है कि आपने अगर टॉप क्वालिटी का एनिमल लिया है जिसका पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा दूध देने का, तो आपने खुराक भी उसी तरह एडजस्ट करनी है। अब खुराक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ती हैं। नॉर्मली छोटे फार्मर को या बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो आपने उसमें एक तो वंडा बेसिक चीज़ है, दूसरा आपने उसको फॉडर देना है, तीसरी जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फीड एडिटिव्स। फीड एडिटिव्स में हमारे पास काफ़ी रेंज आ जाती है। जिस तरह हम अगर उसको कैटेगराइज करें तो आपकी यीस्ट है, टॉक्सिन बाइंडर है, इसी तरह अब अमाइनो एसिड्स आ गए हैं मार्केट में, नियासिन है, कोलिन है। तो ये बहुत सारी एक रेंज बनती है जो कि आपको उनको साथ देनी पड़ती है, और ये वो फीड एडिटिव होते हैं जो उसकी एनिमल की एफिशिएंसी को ना सिर्फ प्रोडक्शन में बल्कि उसकी हेल्थ में और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। इस चीज़ को समझते हुए हमें ये समझना चाहिए कि अगर टॉप लेवल का एनिमल है तो उसकी न्यूट्रिशन जो है वो भी हमें बैलेंस करनी पड़ती है। अब हर बंदा न्यूट्रिशन को बैलेंस नहीं कर सकता, तो इसके लिए आप कोशिश करें कि जो तजर्बेकार बंदा हो, जो न्यूट्रिशन को जानता हो, उससे आप अपने एनिमल्स के अकॉर्डिंगली जो है वो फीड डिज़ाइन करवाएं। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अब हर एनिमल को सेम फीड भी नहीं दी जा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं
यहाँ पे अपने फार्म की बात करूँ तो हमारे यहाँ कोई 6 से 7 रेसिपीज़ जो हैं वो चल रही होती हैं एट ए टाइम। अब नॉर्मल फार्मर आते होते हैं तो वो हमें कहते हैं कि जी हमें आप अपनी फीड फार्मूलेशन दे, तो हम दे भी देते हैं, वो इतना इशू नहीं है। लेकिन अब जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं एनिमल्स को, वो हम उनकी करंट स्टेटस के हिसाब से डाल देते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, प्रोडक्शन देखते हैं, लैक्टेशन की लेंथ देखते हैं कि वो कितने डेज इन मिल्क पे है, और फिर हम उसको जो है वो ये भी कैटेगराइज करते हैं कि वो फर्स्ट लैक्टेशन का है, सेकंड का है, थर्ड का है। तो इससे यार सारी चीज़ें देख के हम उसको उसकी फीड डिज़ाइन करते हैं। और क्योंकि बड़े फार्म्स पे आप इंडिविजुअल एनिमल को, एक एनिमल को खुराक नहीं देते होते, आप हमेशा ग्रुप की शक्ल में खुराक देते हैं। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम एवरेज फीड कंसिडर करते हैं। हम एक ग्रुप बना लेते हैं 100-200 एनिमल का, तो उसकी एवरेज फीड हम डिज़ाइन करते हैं। उसमें हो सकता है कुछ एनिमल्स ऊपर वाली कैटेगरी में हो, कुछ नीचे वाली, कुछ मीडियम हो, बट जब एवरेज फीड देते हैं तो फिर एनिमल अपनी फीड एफिशिएंसी के बेस पे समटाइम प्रोडक्शन को ऊपर लेके जाता है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो एवरेज के नज़दीक आ जाता है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि एक ही फीड आप जो है हर तरह के एनिमल को नहीं डाल सकते। सो आपने अपने एनिमल्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो फीड डिज़ाइन करनी है। और वो फीड ये भी हो सकता है कि हर महीने बाद, 2 महीने बाद, मे बी 3 महीने बाद वो आपको चेंज करना पड़े। तो अगर आप सेम फीड लेते जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो वो एनिमल मोटा होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ख़राब है और आपकी इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी ख़राब है। तो आपने ये लाजमी देखना है कि किस एनिमल को किस टाइम पे कौन सी खुराक डालनी है। तो उसके लिए बेहतर तरीका यही है कि आप किसी एक्सपर्ट बंदे से अपनी फीड फार्मूलेशन करवाएं और उसको जो है रूटीन वाइज जो है वो चेक एंड बैलेंस करते रहें, ताकि आपके एनिमल्स की जो है मौजूदा रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, और उसकी बेस पे जब आपकी फीड पूरी होती है तो वो एनिमल हेल्थ में भी अच्छा होता है, वो एनिमल प्रोडक्शन में भी बेटर रहता है, और वो एनिमल आगे जाके रिप्रोडक्शन यानी जल्द दोबारा प्रेग्नेंट होने के भी जो है वो चांस ज़्यादा होते हैं। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आप उस एनिमल से जो टोटली जो उसकी आउटपुट है वो ले सकते हैं, और उसकी बेस पे आप अपने फार्म का प्रॉफिट जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ थी, न्यूट्रिशन को आपने मैनेज करना है। अब अगली चीज़ है कि न्यूट्रिशन के साथ साथ अब आपकी फार्म की मैनेजमेंट भी आ जाती है, जो कि सिमिलरली इम्पोर्टेंट है जैसे फीड इम्पोर्टेंट है। आप एक जानवर का टॉप क्वालिटी का लेते हैं, उसकी फीड भी प्रोवाइड उसको करते हैं, लेकिन उसको आप जो है अपने फार्म पे, उसकी रेजिडेंस पे आप जो है मैनेजमेंट पे आप उसकी वेलफेयर पे काम नहीं करते, तो वो भी आपको प्रोडक्शन जो है वो नहीं देगा। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपका शेड। तो शेड आपका अच्छा होना चाहिए। फिर आ जाता है गर्मियों में आपने डेफिनेटली उसको गर्मी से बचाना होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके फैंस और शावर्स जो हैं उनकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसी तरह आपकी शेड की क्लीनिंग और उसके सिटिंग एरिया वो भी क्लीन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिल के आप एक एनिमल से जो है वो आउटपुट हासिल लेते हैं, और वो भी उसकी जेनेटिक्स के अकॉर्डिंगली। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको ये समझाया जाए कि जब आप टॉप एनिमल लेके आते हैं तो वो सिर्फ टॉप जेनेटिक्स की बेस पे आपको परफॉर्म करके नहीं देता, उसके साथ आपको दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो फिर ही आप एक एनिमल से जो 100% आउटपुट है वो ले सकते हैं। तो होप सो इसमें वीडियो में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो बहुत अच्छे एनिमल लेके जाते हैं लेकिन उसको वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब इसके साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो छोटे फार्मर को वो होता है कि डिफरेंट डिजीजेज उनके एनिमल्स को लग जाती हैं। तो जब फार्म्स पे वो इशू नहीं होते, लेकिन उनकी जगह पे जब जैसे ही जानवर जाते हैं तो 15 दिन बाद, महीने बाद जो हैं वो इशू आना शुरू हो जाते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो उनको समझना चाहिए कि बड़े फार्म्स पे वैक्सीनेशन शेड्यूल जो होता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। उस पर आप वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते वैक्सीन पे। तो वैक्सीनें जब आप लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो मेजर डिजीज़ होती हैं जो कि आपको मोर्टेलिटी का सबब बनती हैं, जानवर के मरने की वजह बनती हैं, वो कवर हो जाती हैं मैक्सिमम। तो छोटी मोटी डिजीज़ होती हैं वो साथ साथ वो क्लियर करते जाते। लेकिन जब वो छोटा फार्मर लेके जाता है तो वो उन वैक्सीनेशन को जो है वो कैरी नहीं करता, वो शेड्यूल को फॉलो नहीं करता, जिसकी बेस पे क्या होता है कि वो मेजर डिजीज़ जो हैं उनमें से कोई ना कोई डिजीज़ लग जाती है और वो जानवर जो है वो एक्सपायर हो जाता है। ये तो एक वैक्सीनेशन के साथ आप चीज़ें कवर कर सकते हैं। आप जो एक और मेजर प्रॉब्लम है वो है
ब्लड पैरासाइट का। ब्लड पैरासाइट में आपका बेबीजिया थलीरिया है, जिसको खून के कीड़े भी कहते हैं। तो वो एक बहुत डेंजरस डिजीज़ है जो कि इन इम्पोर्टेड एनिमल्स को, एक्जोटिक जानवरों को ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा जो है वो तंग करती है, और उसकी वजह से जानवरों के मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने लोकल एनिमल रखे होते हैं या बकरियां रखी होती हैं, तो उन एनिमल पे चिचड़ होते हैं, और वही चिचड़ जब आपके जानवरों को जो इम्पोर्टेड आप लेके आते हैं उनको लगते हैं तो वो फ़ौरन उसमें चले जाते हैं। और क्योंकि उनके पास डायग्नोसिस के लिए वेट भी अच्छा नहीं होता, तो वो जल्दी उस डिज़ीज़ को अंडरस्टैंड भी नहीं करते, और वो क्या होता है कि फिर वो हफ्ते में या उससे भी कम टाइम पे वो जानवर जो है वो मर जाता है। तो आपने बेसिक चीज़ों को लाजमी फॉलो करना है। जब भी आप टॉप लेवल का एनिमल लें, आप अपने शेड्स, अपनी न्यूट्रिशन और वैक्सीनेशन शेड्यूल, इन तीनों चीज़ों को फॉलो करोगे तो होपफुली आपका एनिमल जो है कभी अंडर परफॉर्म नहीं करेगा और आपको नुकसान नहीं होगा। तो इस वीडियो में कोशिश की हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करें। डेफिनेटली अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं जिस पे आप काम करके एनिमल की परफॉर्मेंस जो है ले सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद उस पर बात करेंगे। आज की वीडियो में यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।